नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। कभी ये सवाल मन में आया है कि शेयर बाजार में इतने सारे लोग आते तो हैं, लेकिन लगातार पैसे बनाने वाले वो बहुत कम क्यों होते हैं? लाखों लोग हर साल निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, बड़े सपनों के साथ, पर ज्यादातर के हाथ निराशा ही लगती है। चार्ल्स डी एलिस का इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। वो कहते हैं कि समस्या ये नहीं कि लोग बुरे निवेशक हैं, बल्कि ये है कि ज्यादातर लोग दरअसल गलत खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। आज हम चार्ल्स डी एलिस की बेहद प्रभावशाली किताब विनिंग द लूजर्स गेम से निकले कुछ अहम विचारों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलिस क्यों कहती हैं कि आज के दौर में निवेश, खासकर शेयर बाजार, एक लूजर का गेम यानी हारने वालों का खेल बन गया है। और सबसे जरूरी बात, इस समझ का इस्तेमाल करके एक आम निवेशक असल में सफल कैसे हो सकता है। हमारा मकसद है इस अवधारणा को, आप कह सकती हैं, परत दर परत खोलना और देखना कि ये निवेश के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिस के पहले बड़े तर्क से। वो कहते हैं कि शेयर बाजार की दुनिया पिछले कुछ दशकों में नाटकीय रूप से बदल गई है। ये अब वो मैदान नहीं रहा जो शायद मान लीजिए 50-60 साल पहले हुआ करता था। हाँ, ये बदलाव बुनियादी है। बिल्कुल, पुराने दिनों में सोचिए 1950s या 60s में बाजार में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की संख्या बहुत कम थी। ज्यादातर कारोबार व्यक्तिगत निवेशकों के बीच होता था। तब जानकारी तक सबकी पहुंच बराबर नहीं थी। विश्लेषण के तरीके उतने उन्नत नहीं थे। उस माहौल में अगर कोई व्यक्ति थोड़ी मेहनत करे, रिसर्च करे, तो उसे ऐसी कंपनी मिल सकती थी जिसे बाजार ने अनदेखा किया हो और वो अच्छा मुनाफा कमा सकता था। एक तरह से व्यक्तिगत निवेशक के लिए मौके ज्यादा थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एलिस इशारा करते हैं कि आज बाजार पर प्रोफेशनलों का दबदबा है। ये प्रोफेशनल कौन है और इन्हें क्या खासियत हासिल है? आज का बाजार बड़े खिलाड़ियों से भरा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, बीमा कंपनियों की, सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसी विशाल संस्थाओं की। इनके पास क्या है? इनके पास है वो अरबों खरबों की पूंजी। दुनिया भर से बेहतरीन दिमाग वाले विश्लेषकों और फंड मैनेजरों की फौज है इनके पास। सबसे तेज कंप्यूटर और एल्गोरिदम जो सेकंड के 1000 में हिस्से में ट्रेड कर सकते हैं और सूचना तक लगभग तात्कालिक पहुंच। ये लोग दिन रात 24/7 सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, बाजार का विश्लेषण करना और मुनाफे के मौके तलाशना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक आम निवेशक, जिसके पास शायद ऑफिस के बाद शाम को कुछ घंटे होते हैं, हाँ, सीमित जानकारी होती है और सीमित पूंजी होती है, वो शेयर खरीदने या बेचने जाता है, तो उसका सामना इन सुपर प्रोफेशनल से हो रहा होता है। ठीक यही बात है। बिल्कुल, एलिस कहती हैं कि सक्रिय ट्रेडिंग यानी जल्दी जल्दी शेयर खरीदने बेचने का खेल अब एक जीरो सम गेम जैसा बन गया है। किसी एक का फायदा अक्सर दूसरे का नुकसान होता है। और इस खेल में जब आपका मुकाबला ऐसे पेशेवरों से है जिनके पास हर तरह का संसाधन है, तो एक औसत निवेशक के जीतने की संभावना वो बहुत कम हो जाती है। इसीलिए एलिस कहती है कि अगर आप इन पेशेवरों को उनके ही खेल में हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अनजाने में एक हारने वाला खेल खेल रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई वीकेंड पर शौकिया क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज का सामना करने उतर जाए। ये तो काफी सोबरिंग बात है। यानी बाजार को लगातार मात देने की कोशिश करना ही शायद पहली गलती है। एलिस इस लूजर गेम वाली बात को और कैसे समझाते? मुझे याद है उन्होंने टेनिस का उदाहरण दिया था। हाँ, और वो उदाहरण इस अवधारणा को समझने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल, एलिस कहती हैं कि खेल दो तरह के होते हैं। एक विजेता का खेल जिसे विनर्स गेम कहते हैं और दूसरा हारने वाला खेल यानी लूजर्स गेम। पेशेवर टेनिस जैसे विंबलडन या फ्रेंच ओपन में हम देखते हैं वो एक विनर्स गेम है। वहाँ खिलाड़ी अंक जीतने के लिए खेलते हैं। आप देखेंगे कि मैच का नतीजा अक्सर शानदार एस, शक्तिशाली फोरहैंड विनर या ड्रॉप शॉट जैसे बेहतरीन प्रदर्शन से तय होता है। जीतने वाला खिलाड़ी वो होता है जो ज्यादा पॉइंट्स जीतता है। ठीक है, ये समझ आता है। प्रो प्लेयर्स अपनी स्किल्स से पॉइंट स्कोर करते हैं, लेकिन शौकिया टेनिस जो हम जैसे लोग वीकेंड पर खेलते हैं, वो इससे अलग कैसे है? शौकिया टेनिस एलिस के अनुसार एक लूजर्स गेम है। आप कभी पार्क में लोगों को खेलते हुए देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर पॉइंट्स किसी के शानदार शॉट से नहीं बनते। पॉइंट्स तब मिलते हैं जब कोई खिलाड़ी गलती करता है, जैसे डबल फॉल्ट कर देना, आसान सा शॉट नेट में मार देना या बॉल को कोर्ट के बाहर हिट कर देना।
इन्हें अनफोर्स्ड एरर्स कहते हैं, मतलब बिना दबाव के की गई गलतियां। शौकिया टेनिस में अक्सर वो खिलाड़ी जीतता है जो कम गलतियां करता है, न कि वो जो सबसे ज्यादा शानदार शॉट मारता है। अच्छा। आप औसत खेल कर भी जीत सकते हैं अगर आपका प्रतिद्वंदी आपसे ज्यादा गलतियां करे। अच्छा, तो ये सीधा कनेक्शन निवेश से जुड़ता है। जी बिल्कुल। क्या एलिसी कह रहे हैं कि ज्यादातर व्यक्तिगत निवेशक बाजार में अपनी गलतियों की वजह से हारते हैं, न कि इसलिए कि वो कोई शानदार विनिंग शॉट नहीं मार पाए? बिल्कुल, एकदम यही। औसत निवेशक अक्सर बाजार को हराने की जटिल कोशिश में नहीं हारते, बल्कि अपनी ही आम गलतियों के कारण नुकसान उठाते हैं। ये गलतियां क्या हैं? जैसे एक तो है अत्यधिक ट्रेडिंग, बार बार खरीदना बेचना, ये सोचकर कि वो बाजार की चाल पकड़ लेंगे। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और हर ट्रेड पर ब्रोकरेज और टैक्स लगता है जो रिटर्न को कम करता है। इसे कई बार क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन कहते हैं। मतलब आज खरीद कर अगले हफ्ते या महीने भर में ही बेचने की उम्मीद रखना, भाव के छोटे उतार चढ़ाव से पैसा बनाने की कोशिश करना। फिर है हॉट टिप्स का पीछा करना, किसी दोस्त, रिश्तेदार या टीवी एक्सपर्ट की सलाह पर बिना अपनी रिसर्च किए निवेश कर देना। और बाजार को टाइम करने की कोशिश, ये अनुमान लगाना कि बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा ताकि खरीदा जा सके या टॉप कहाँ बनेगा ताकि बेचा जा सके। ये लगभग असंभव है। बड़े बड़े दिग्गज भी इसमें असफल रहते हैं। फिर आते हैं भावनात्मक फैसले, डर और लालच में बहकर निर्णय लेना। जब सब खरीद रहे हो तो महंगा खरीद लेना। फोमो, हाँ, fear of missing out। हाँ, फोमो। और जब बाजार गिरे तो डरकर सस्ते में बेच देना। और एक और चीज, लागतों को नजरअंदाज करना। महंगे म्यूचुअल फंड या सलाहकारों की फीस पर ध्यान ना देना, जो लंबे समय में रिटर्न पर बड़ा असर डालती हैं। ये गलतियां तो बहुत जानी पहचानी लगती हैं। हम सब ने शायद कभी न कभी इनमें से कोई ना कोई गलती की होगी या दूसरों को करते देखा होगा। हाँ, और यही एलिस का मुख्य बिंदु है। जैसे शौकिया टेनिस में जीतने के लिए चैंपियन बनने की जरूरत नहीं, बस कम गलतियां करनी होती हैं, वैसे ही निवेश के लूजर गेम में जीतने का तरीका बाजार को हर बार हराना नहीं है, बल्कि इन आम महंगी गलतियों से बचना है। धैर्य रखना, अपनी योजना पर टिके रहना और भावनाओं को काबू में रखना, यही जीतने की कुंजी है। तो सार ये है, बाजार में चैंपियन बनने की कोशिश मत कीजिए, बस ऐसी बेवकूफी भरी गलतियां करने से बचिए जो आपको खेल से बाहर कर दें। यही शौकिया टेनिस और शौकिया निवेश जीतने का राज है। ठीक है, अगर ये लूजर का गेम है और गलतियों से बचना है, तो एलिस के मुताबिक एक आम निवेशक के लिए व्यावहारिक रणनीति क्या होनी चाहिए? यहीं पर एलिस एक बहुत ही स्पष्ट और शायद कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक सुझाव देती है। वो कहती हैं कि ज्यादातर व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता है इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। इंडेक्स फंड्स मतलब वो फंड्स जो किसी बाजार सूचकांक जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स को हूबहू कॉपी करते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत उबाऊ तरीका है, इसमें वो रोमांच कहाँ जो किसी छुपे हुए मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ निकालने में है। क्या इससे बड़े मुनाफे का मौका हाथ से नहीं निकल जाता? ये एक आम धारणा है, पर एलिस के तर्क के हिसाब से ये धारणा गलत है। पहले ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करता है। देखिए, ये फंड किसी चुने हुए इंडेक्स में शामिल सभी शेयरों को उसी अनुपात में खरीद लेता है जिस अनुपात में वो इंडेक्स में होते हैं। इसका मैनेजर वो अपनी कोई स्मार्टनेस लगाने की कोशिश नहीं करता कि कौन सा शेयर अच्छा करेगा, कौन सा बुरा। उसका काम बस इंडेक्स को ट्रैक करना है। तो इसका फायदा क्या है? क्यों ना एक अच्छे मैनेजर वाले एक्टिव फंड में पैसा लगाया जाए जो बाजार से बेहतर रिटर्न देने का दावा करता है? इसके कई कारण हैं और वो सीधे लूजर गेम वाले विचार से जुड़ते हैं। पहला, बाजार को लगातार हराना बेहद मुश्किल है। जैसा हमने पहले चर्चा की, पेशेवरों के दबदबे वाले बाजार में लगातार औसत से बेहतर प्रदर्शन करना लगभग असंभव है। रिसर्च बार बार दिखाती है कि ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर लंबी अवधि में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते, खासकर फीस और खर्चों के बाद। बिल्कुल, खासकर जब उनकी फीस और खर्चों को शामिल कर लिया जाए। दूसरा, कम लागत। इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, यानी उनमें मैनेजर का दखल न्यूनतम होता है, इसलिए इनकी मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है, एक्टिव फंड्स के मुकाबले कई गुना कम। ये कम लागत लंबे समय में रिटर्न पर बहुत बड़ा फर्क डालती है। याद रखें, लागत एक ऐसी चीज है जो निश्चित है, जबकि अतिरिक्त रिटर्न अनिश्चित। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन।
इंडेक्स फंड में निवेश करने से आपका पैसा स्वतः ही इंडेक्स की सभी कंपनियों में फैल जाता है, जिससे किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का जोखिम कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। और चौथा, चक्रवृद्धि का लाभ। इंडेक्स फंड आपको बाजार का औसत रिटर्न हासिल करने में मदद करता है और लंबी अवधि में बाजार का औसत रिटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत के साथ मिलकर आपकी संपत्ति को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका असर जबरदस्त होता है। आपको बस धैर्यपूर्वक टिके रहना है। यानी एलिस का कहना है कि उस छोटी सी संभावना के पीछे भागने के बजाय कि आप या आपका फंड मैनेजर बाजार को हरा देगा, ये ज्यादा समझदारी है कि आप कम लागत पर बाजार का रिटर्न ही हासिल कर लें, जो ऐतिहासिक रूप से काफी अच्छा रहा है। ये तो वाकई पारंपरिक सोच से हटकर है। हाँ बिल्कुल, ये रणनीति औसत बनने को स्वीकार करती है, लेकिन विडंबना ये है कि ऐसा करके आप ज्यादातर उन निवेशकों से बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं जो औसत से बेहतर करने की कोशिश में या तो गलतियां कर बैठते हैं या ज्यादा फीस दे देते हैं। ये लूजर गेम जीतने का तरीका है, खेल से बाहर होने वाली गलतियां न करना। ठीक है, तो रणनीति हुई इंडेक्सिंग जैसी सरल कम लागत वाली अप्रोच अपनाना। लेकिन एलिस एक और बड़ी बाधा का जिक्र करते हैं, शायद रणनीति से भी ज्यादा बड़ी। वो है निवेशक का अपना व्यवहार, उसका मनोविज्ञान। क्या ऐसा है कि हम अपनी रणनीति जानते हुए भी उसे लागू नहीं कर पाते? ये बिल्कुल सही है, और शायद निवेश में सफलता की सबसे बड़ी पहेली यही है। एलिस मानती है कि निवेश में हार का सबसे बड़ा कारण बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि उस उतार चढ़ाव पर हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। हम इंसान हैं और डर और लालच हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, लेकिन निवेश में ये अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। जैसे आपने पहले फोमो का जिक्र किया था, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो और हमें लगे कि हम पीछे छूट रहे हैं। हाँ, तब लालच हावी होता है और हम बिना सोचे समझे ऊंची कीमतों पर भी निवेश कर देते हैं। इसका उल्टा होता है जब बाजार तेजी से गिरता है, तब डर हावी हो जाता है और हम घबराकर शायद अपनी अच्छी गुणवत्ता वाली लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को भी नुकसान में बेच देते हैं, ये सोच करके कहीं सब कुछ जीरो ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, हम अक्सर झुंड के साथ चलते हैं, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं तो हम भी खरीदते हैं, जब सब बेच रहे होते हैं तो हम भी बेचते हैं, जो कि अक्सर गलत समय होता है। एक और चीज होती है, शायद किसी पुराने नुकसान वाले निवेश से चिपके रहना, इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएगा, भले ही उसके फंडामेंटल्स खराब हो गए हों। इसे शायद एंकरिंग कहते हैं। हाँ, एंकरिंग बायस भी एक आम समस्या है। हम अपनी खरीद कीमत पर अटक जाते हैं और उसे बेंचमार्क मान लेते हैं, जबकि बाजार को इससे कोई मतलब नहीं होता। या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, हमें लगता है कि हम बाजार के बारे में या किसी कंपनी के बारे में बाकियों से ज्यादा जानते हैं, और इस चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। ये सभी व्यवहारिक पक्षपात हमें तर्कसंगत निर्णय लेने से रोकते हैं। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है कि भावनाओं पर काबू रखें, पर असल में जब आपका पैसा दांव पर लगा हो और बाजार रोजाना ऊपर नीचे हो रहा हो, तब शांत रहना और अपनी योजना पर टिके रहना वो बेहद मुश्किल होता है। क्या एलिस इसके लिए कोई व्यवहारिक सलाह देते हैं? एलिस का जोर भावनाओं को खत्म करने पर नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करने पर है, और इसका सबसे कारगर तरीका है एक स्पष्ट लिखित निवेश योजना, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। और ये बनाना है पहले से ही, जब आप शांत और तर्कसंगत हो। इस योजना में आपके लक्ष्य, आपकी जोखिम लेने की क्षमता, आपका एसेट एलोकेशन, मतलब कितना पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह में रहेगा, और कब और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे, ये सब तय होना चाहिए। तो मतलब जब बाजार में तूफान आए तो आपको पहले से पता हो कि आपको क्या करना है या शायद क्या नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, बजाय इसके कि आप उस वक्त भावनाओं में बहकर कोई फैसला लें। बिल्कुल। आपकी योजना आपका लंगर बन जाती है, वो आपको अनुशासन में रखती है। रीबैलेंसिंग यानी अपने तय एसेट एलोकेशन को बनाए रखने के लिए समय समय पर समायोजन करना अपने आप में एक अनुशासित प्रक्रिया है। ये आपको स्वाभाविक रूप से सस्ता खरीदने और महंगा बेचने में मदद करती है, बजाय इसके कि आप भावनाओं के आधार पर इसका उल्टा करें। एलिस के लिए प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर ध्यान देना परिणाम यानी आउटकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबी अवधि में एक अच्छी प्रक्रिया ही अच्छे परिणाम की संभावना बढ़ाती है। ये बात लूजर गेम के विचार से फिर जुड़ जाती है। भावनात्मक गलतियां ही वो अनफोर्स्ड एरर्स हैं जिनसे हमें बचना है।
ठीक है, तो हमने बाजार के बदलते स्वरूप, लूजर गेम के कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग की रणनीति और निवेशक के मनोविज्ञान पर बात की। अगर हम इन सबको समेटें तो एलिस की किताब के अनुसार निवेश में जीतने का असली मतलब क्या है? देखिए, एलिस के नजरिए से निवेश में जीतना किसी रेस में फर्स्ट आना या हर साल बाजार को पछाड़ना नहीं है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। जीतने का असली मतलब है, पहला, बड़ी गलतियों से बचना, उन व्यवहारिक और रणनीतिक चूकों से बचना जो ज्यादातर निवेशकों को भारी पड़ती हैं और उन्हें उनके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक देती हैं। जी। दूसरा, कॉस्टों को न्यूनतम रखना, अनावश्यक फीस और खर्चों से बचना, क्योंकि ये सीधे आपके रिटर्न्स को कम करते हैं। तीसरा, लंबी अवधि तक टिके रहना, बाजार के उतार चढ़ाव को झेलते हुए धैर्यपूर्वक निवेशित बने रहना ताकि चक्रवृद्धि अपना जादू दिखा सके। और चौथा, सबसे जरूरी, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। निवेश का अंतिम उद्देश्य रिटर्न को अधिकतम करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना के लिए पर्याप्त धन जमा करना है। तो जीत का मतलब है अपने खेल को समझना कि ये लूजर का गेम है, अपनी सीमाओं को जानना, अपनी गलतियों को कम करना और अनुशासन के साथ लंबी अवधि तक टिके रहना। ये उतना ग्लैमरस नहीं लगता जितना अगला मल्टीबैगर ढूंढना, लेकिन शायद ज्यादा भरोसेमंद है। एकदम सही। ये डिफेंस खेलने जैसा है। ध्यान इस पर नहीं है कि आप कितने चौके छक्के मारते हैं, बल्कि इस पर है कि आप अपना विकेट कैसे बचाते हैं। आप धीरे चलकर, समझदारी से चलकर और लगातार चलकर ज्यादातर उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो तेज दौड़ने की कोशिश में लड़खड़ा जाते हैं। जैसा कि चार्ल्स डी एलिस कहती हैं, और ये उनकी किताब का शायद सबसे मशहूर और शक्तिशाली वाक्य है, जीतने का सबसे अच्छा तरीका है हारना नहीं। The best way to win is not to lose. जीतने का सबसे अच्छा तरीका है हारना नहीं। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, पर इसमें गहरी सच्चाई छुपी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि निवेश में सफलता के लिए शायद हमें अपना ध्यान बाजार को मात देने की कोशिश से हटाकर खुद को प्रबंधित करने, अपनी लागतों को नियंत्रित करने और आम गलतियों से बचने पर केंद्रित करना चाहिए। हाँ, ये माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव है। आप कह सकती हैं एक्टिव हंटिंग से हटकर पैसिव गार्डनिंग की तरफ। अपनी गलतियों को कम करना ही अपने आप में एक जीत है। और इसी विचार के साथ हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। ये सोचने लायक है कि अब तक निवेश के प्रति हमारा नजरिया अनजाने में विनर्स गेम खेलने जैसा रहा है, जहां हमेशा अगला बड़ा दाव लगाने या बाजार को मात देने की कोशिश हावी रही, या फिर एलिस के विचारों को सुनने के बाद ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत या बदलाव है जिसे अपने निवेश प्रक्रिया में लाया जा सकता है। शायद अपने निवेशों को कम बार देखना, या एक लिखित योजना बनाना, या फिर कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का आधार बनाना। कौन सा एक कदम हो सकता है जिससे भावनात्मक या व्यवहारिक गलतियों की संभावना कम हो जाए और लंबी अवधि में सफलता की राह थोड़ी और आसान बन सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।